इंश्योरिंग फूड एंड सिक्योरिटी। ओके, तो ये चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 6 है और हम बहुत आराम से इसको डील करने वाले हैं। और मैं कोई पढ़ाने के मूड में नहीं बैठा हूँ, बस जस्ट बताने के मूड में बैठा हूँ कि आप समझ जाओ जो मैं बोल रहा हूँ उसको, बस और कुछ नहीं। तो ये चैप्टर इस वजह से मैंने और पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप सब लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या चल रहा है और इंडिया कैसे बूम कर रहा है एग्रीकल्चर की फील्ड में, और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, और कौन कौन सी गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स चलाई जा रही हैं, इंडिया में एग्रीकल्चर किस तरीके से काम कर रहा है। तो उस सब को बताने के लिए ये चैप्टर उठाया गया। थोड़ा पेशेंस रखना और आराम से सुनना इसको बैठ करके बढ़िया से, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते भी एग्रीकल्चर के बारे में कि इंडिया जब फ्रीडम मिली थी उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और कैसे भुखमरी रही, कैसे फेमाइन है बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है बिकॉज उनको खाना नहीं मिल पाता टाइम पे। बट अगर उस टाइम से अभी तक देखें तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। लोगों के पास थाली में खाना है, मतलब पहले तो खाना ही नहीं मिलता था लोगों को, बहुत हार्श कंडीशन में लोगों को खाना मिलता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और वो जो गांव में लोग खेतों में जाते थे मतलब ढूंढने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए, जो फसल कटने के बाद लेफ़्ट ओवर फूड बचता था फील्ड में, उसको इकट्ठा करते थे, उसके बाद उसको साफ़ करते थे। इवन ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन करके बुक है, उसमें वो बताते हैं कि खाने के लिए उनको कितनी प्रॉब्लम होती थी। और ये काफ़ी थोड़ा मेरे लिए भी हॉरल था जब मैंने पहली बार पढ़ा था जूठन को। तो उसमें लिखा है कि खाने के लिए ना वो क्या करते थे कि मतलब उसमें कास्ट हायरार्की भी है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बारे में, क्योंकि जूठन उस तरीके से लिखी गई है, अनटचेबल का लिटरेचर है वो, दलित लिटरेचर है बेसिकली। तो उसमें बोलते हैं कि अपर कास्ट वाले जो लोग होते ना, वो घोड़ों को और जो उनके जानवर थे उनको बाजरा खिलाया करते थे, ठीक है। तो बाजरा उनको डाइजेस्ट सही से नहीं होता था, इतना ज़्यादा खिलाया जाता था, तो वो सीधा सीधा बाजरा निकल के आता था। फिर ये लोग क्या करते थे, उसकी जो गोबर रहता है, गोबर में बाजरा रहता है, उसको साफ़ करते थे धुल के, और उस बाजरा को पीस करके चक्की से जो रहती है हाथों से चलाई जाती है, उस चक्की से रोटियां बना के खाते थे। तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ दैट पीरियड टू टिल टुडे, कि कितना चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है। और आज खाना मतलब शादियों में जाते हैं हम लोग, कहीं भी जाते हैं तो कितना सारा सुबह देखते हैं तो कितना सारा खाना वेस्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारा खाना वेस्ट होता है यार, मैं क्या ही बोलूँ। मतलब लास्ट 4-5-6 दिन से शादियों में जा रहा हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है, तो देखता हूँ कितना खाना वेस्ट होता है, लोग कैसे ठीक है। अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, बट जो भी वो है, तो एक ओवरव्यू है एग्रीकल्चर के मामले में कि हम लोग कहाँ से और कहाँ पहुँच गई हम लोगों की लाइफ, ठीक है। हम लोग जब एक टाइम इतना था कि हम लोग पास फूड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था, तो अमेरिका से पीएल करके जो गेहूँ आता था, जो कि पोल्ट्री फार्म में वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो हम लोगों को उन्होंने वो दिया था खाने के लिए कि आप ये खाओ, पीएल करके आता था उनका चावल, जो भी था, उसकी वैरायटी का नाम तो नहीं पता, पर पीएल करके था उसका कुछ। तो वहाँ से कहाँ से, मतलब जहाँ से हमारे पास अन्न नहीं था, आज हम सबको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इतना सरप्लस हो गए हैं थैंक्स टू MS स्वामीनाथन सर और मैनी डिफरेंट साइंटिस्ट, और जिन्होंने बहुत सारी इनोवेशन की इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स बनाए, डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन हुआ, रिसर्च हुआ, सीड बैंक बनाए गए, बहुत सारा काम, कुछ काम हुआ है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने फंडिंग दी, बैंकों ने फंडिंग दी, लोगों के पास पैसे आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद फिर और साइकिल अच्छी हुई एग्रीकल्चर की फील्ड में। मामले में एग्रीकल्चर में कोई एक फैक्टर डिपेंडेंट नहीं करता, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन एवरीथिंग। मानसून में होना चाहिए, फर्टिलाइजर भी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर बाहर से ही मंगाते हैं। हम लोग के पास अभी सरप्लस अमाउंट में फर्टिलाइजर होती नहीं, जितनी हमारे पास डिमांड है हम लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता फर्टिलाइजर को। हम लोग 2-3 जगह पे बजट पढ़ाया था, मैंने बताया था, फ्यूल हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, इन पे हम बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो जिससे किसानों को सस्ती मिल जाएगी, जिससे उनकी एग्रीकल्चर का जो इनपुट डालते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा ना हाई हो जाए, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, या फिर उन चीज़ों को लेके। तो अब देखते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे कैसे बूम किया, ठीक है। तो एक ओवरव्यू हो गया ये, तो जो मैंने आपको बताया अभी तक। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है सोन रोबस्ट ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर, है ना। कुछ सालों में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रोबस्ट ग्रोथ की है। कोविड के टाइम वो 2020 से, तब भी एग्रीकल्चर हमेशा बूम किया, 3 to 4% समथिंग रहा है एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट रहा है, ठीक है। और कुछ स्कीम्स हैं जो कि बहुत अच्छी काम की, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हुआ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हुआ, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हुआ,
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है ना, ये बनाया गया था आपका 2020 के टाइम पे। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया था इस फंड में। इसका काम क्या है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करता है और कम्युनिटी फार्मिंग प्रोजेक्ट में हेल्प करता है। मतलब कम्युनिटी मतलब 4, 5, 10 लोग, 15 लोग या फिर 100 लोग, 200 लोग इकट्ठे एक साथ में जोड़ेंगे, फिर फंड दिया जाएगा बैंक के थ्रू और उससे ये लोग इनोवेशन करेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे लाइक वो अपना कुछ साइंटिफिक मशीन्स लेके आ रहे हैं और खेतों में अलग अलग टाइप के मतलब ग्रुप बना के और फिर नेगोशिएट कर रहे हैं। जस्ट लाइक एफपीओ, कम्युनिटी एक टाइप की क्या है एफपीओ। एफपीओ का सबसे पहले जो चीज़ आई थी ना, वो 2021 में आई थी। एफपीओ का मतलब होता है फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है ना, वो 1 जुलाई 2015 को चालू की गई थी, 1 जुलाई 2015 को। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू की गई थी क्योंकि देखो पानी तो उतना ही सफिशिएंट अमाउंट में ही है, तो बस वही था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कम से कम ड्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्रॉप जो है वो ग्रो कर जाए, ठीक है। तो उसके लिए था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि अगस्त 2007 में चालू की गई थी, ठीक है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज किया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, जिससे इनकम लोगों की इंक्रीज़ हुई है। तो इसके बारे में देखना और भी आगे चाहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे काम हुए, जैसे मार्केट लिंकेजिंग हुआ है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। और फिर अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की कहाँ से। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने लिख के दिया है पूरा कि क्या क्या एग्रीकल्चर में हुआ, क्या नहीं, और कैसे कंट्रीब्यूट होता है एग्रीकल्चर के फील्ड के मामले में। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एलाइड एक्टिविटीज़ बेसिकली नॉन जो एक्टिविटीज़ होती है नॉन क्रॉप बेस्ड एक्टिविटी। मतलब उसमें क्या है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, डेयरी फार्मिंग आती है, पोल्ट्री आती है, और फिशरीज आती है, सीरीकल्चर आता है, बी कीपिंग आती है, जो कि नॉन क्रॉप को अदर जो होती है, फूड हुआ, वेजिटेबल्स उगा रहे हो आप, कुछ वैल्यू एडिट कर रहे हो उन चीज़ में, तो वो सब क्या है, एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। जैसे एक स्कीम चलती है फूड प्रोसेसिंग को लेके, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या है, मतलब टमाटर जैसे तुम्हारे पास है, खेतों में हुआ है, अब टमाटर जब बनता है ना तो फेंका जाता है, लास्ट में कितना सस्ता हो जाता है, कुछ कहने को नहीं। तो उनका है कि फूड प्रोसेसिंग करो, मतलब उसको और बेटर बनाओ, मतलब सेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज़ हो टमाटर की, फिर उसके बाद चटनी बनाई जाए उसकी, या फिर जो सॉस बनाई जाए, जैसे किसान छोटू जैम आता है, तो ऐसे करके उसका कुछ और वैल्यू एडिट किया जाए तो हम और ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं। अगर उसका वैल्यू एडिट, जैसे पॉपकॉर्न आता है, मतलब पॉपकॉर्न सभी लोग खाते हैं शादियों में जाके, ठीक है, या कहीं भी यार शादी क्या, मतलब मेरे दिमाग में शादी चल रही है, मुझे नहीं करनी है भाई, ठीक है। तो सॉरी, तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो ये रहता है वैल्यू एडिशन, ये फूड प्रोसेसिंग का, तो इसमें क्या है कि जैसे आप मेज हुआ तो बहुत सस्ता बिकता है, ठीक है, मेज का, लेकिन इसको अगर पॉपकॉर्न बना दो ना तो यही पॉपकॉर्न 10, 15, 20 रुपये का बिकता है। तो है क्या ये चीज़ कि वैल्यू एडिट कर दोगे ना तो मटेरियल का क्रॉप प्राइस क्या इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो बेसिकली उनका इनकम बढ़ जाएगा लोगों का। अब इसमें एक चीज़ है कि इंडिया की जो 1/5 ऑफ द, एक मिनट सॉरी, हाँ, इंडिया की 1/5 ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम जो है ना करंट प्राइस पे, 1/5 ऑफ द इंडियन नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस, वो जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती है 1/5 ऑफ इंडियन नेशनल इनकम एट अ करंट प्राइस। जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो नेशनल इनकम के करंट प्राइस में 1/5 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कुछ है। और इसमें 46.1% कंट्री का वर्क फोर्स इसमें काम करता है एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा डाटा है जो याद रखना कि कितना वर्क फोर्स काम करता है और कितने परसेंटेज पे जो इनकम का कंट्रीब्यूशन है करंट प्राइस पे इंडिया की नेशनल इनकम में, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का 1/5 है। जैसे 100 रुपये आ रहे हैं तो 1/5 हो गया उसके 20 रुपये, तो ये इतना कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर अकेले, ठीक है। उसमें 46.1% जो है ना वो कंट्री का वर्कफोर्स काम करता है, याद रखना है इस चीज़ को। इंडियन एग्रीकल्चर हैज डेमोन्स्ट्रेटेड रेजिलियंस रजिस्टरिंग स्टडी ग्रोथ विद द मेजर ग्रोथ कमिंग फ्रॉम द एलाइड सेक्टर। जो एलाइड सेक्टर मैंने आपको बताया वो ज़्यादा काम कर रहा है। एलाइड सेक्टर कौन कौन से होते हैं, वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है, नो डाउट फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। उसमें हायर एलाइड एक्टिविटी जैसे लाइवली स्टॉक हुआ, फिशरीज हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, इनमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है, जैसे कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है। मतलब क्या है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का, पहले लोगों के पास में 10 बीघा 30 बीघा 40 बीघा होता था एक, अब क्या फैमिली डिवाइड हो रही है ना, तो सबको बंटवारा करना है, तो घर छोटे छोटे हो रहे हैं, तो वो खेती भी डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि भाई 5 भाई थे पहले साथ में कर लेते थे, तो वो अपने जैसे अब किसी के पास ज़्यादा अमाउंट में होगा, जैसे मान लो लेट सपोज टेक एन एग्जांपल और समझने की कोशिश करना, जैसे आप 10 लोग हो कहीं भी, तो 10 लोगों ने, अब तुम्हारा खेत है पूरी 10, जैसे 100 बीघा खेत है, अब 10 लोग हो, 100 बीघा खेत है, तो कोई भी क्रॉप उगाओगे तो बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको नेगोशिएट कर सकते हो तुम बायर के साथ में कि भाई मेरे पास ना 100 बीघा का माल रखा हुआ है, ठीक है, और इसको बेचने पे मैं ये प्राइस लूँगा, आपको खरीदो खरीदो, नहीं खरीदो तो मैं अपना स्टोर करके रखूँगा, मैं नहीं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट आपके पास 10 बीघा है, फिर आपको नेक्स्ट फसल भी करनी है, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपको इनपुट भी लगाना है, तो फिर कहाँ से पैसे आएगा।
तो आप उसको बेचना चाह रहे हो, तो वो फिर जो खरीदने वाला होगा वो अपनी इच्छा से खरीदेगा, ना कि तुम्हारी इच्छा से, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, इसी की वजह से एफपीओ बनाया गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, एक एरिया के बहुत सारे किसान साथ में मिलकर अपनी अपनी जो खेत है उनको साथ में इकट्ठा करके कोलैब करेंगे, उसके बाद उस पर कोई फसल उगाएंगे, उसको नेगोशिएट करेंगे जिससे ज़्यादा महंगी प्राइस पे बेच सके या किसी कंपनी के साथ डील कर सके। और वो कंपनी जब आएगी तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, कोई डीएम जो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो उसकी सुनवाई भी कर सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो उसके थ्रू ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या चैलेंजेस हैं, जैसे लिमिटेड एक्सेस टू इरिगेशन है, क्वालिटी इनपुट नहीं है, लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट है। अभी देखो अपने आप ही अभी भी पुराने तरीके से ही खेती होती है, ट्रैक्टर हैं बहुत पुराने टाइप के हैं अभी भी वैसे ही, क्योंकि देख रहे हैं उन चीज़ों को लेके काफ़ी जगह पे हैं जहाँ पे सिंचाई सही से नहीं होती, अभी भी बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको ट्यूबवेल लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो ईल्ड है हम लोगों के यहाँ पे वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही है, तो स्टेगनेंट है ईल्ड, ठीक है। एरिया बढ़ रहा है पर ईल्ड नहीं बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम है। हम जैसे पहले क्या एक बीघा में जैसे 4-5 कुंटल हो जाता था, अब वहीं 2 बीघा हो गया तब भी 4 कुंटल ही हो रहा है, तो 4 का 8 होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर की यूज़ कर रहे हैं और इतना पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस चक्कर में क्या है मिट्टी का गुणवत्ता खराब हो रही है। और खेत जैसे एक बार किसी ने क्रॉप कर ली फिर वो तुरंत दूसरी क्रॉप करता है, उसको टाइम नहीं देता अपने आप को क्या बोलते हैं उसको रीइनहेरिट करने का, या फिर अपने आप को दोबारा सेल्फ सस्टेन हो जाए, मतलब एग्रीकल्चर जो फील्ड है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि किसान को दूसरी फसल भी उगानी है, उसको एवरेज निकालना है पूरे तीनों एक साल की तीनों क्रॉप का। अगर वो नहीं निकालेगा तो फिर उसकी लगेगा यार को मुझे कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, पूरे टाइम हो गया लगे और कुछ प्रॉफिट नहीं, तो वो टाइम नहीं देता फसल, मतलब जैसे ही खेत पहली फसल कटी तुरंत दूसरी के लिए तैयारी कर देता, दूसरी कटी तुरंत तीसरी तैयारी, क्योंकि एक साल में वो चाहता है मैं 3 से 4 फसल निकाल सकूँ, तो वो चीज़ है, ठीक है। कहीं कहीं तो एक ही फसल निकलती है, कहीं 2 भी निकलती हैं, तो डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे। और फिर उसके बाद क्या बात करता हूँ, हाँ ये तो इसके चैलेंजेस हो गए टोटल मिला के जो आपको बताया, मतलब लिमिटेड प्रोडक्टिविटी है, फार्मर की इनकम में कम है, इन्वेस्टमेंट मैकेनाइजेशन में लो है, और लिमिटेड एक्सेस टू इरिगेशन एंड क्वालिटी इनपुट है, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद कृषोन्नति योजना, ठीक है। कृषोन्नति योजना जो थी ना, ये बेसिकली बनाई गई थी तुम्हारी 2008 के टाइम पे, ठीक है, और सॉरी 2005 के टाइम पे बनाई गई थी, नॉट 2008, 2005 में बनाई गई थी ये योजना, कृषोन्नति योजना। मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है, सॉरी भाई उसके लिए। और इसके अंदर ना 8 सब स्कीम आती हैं। 8 सब स्कीम कौन कौन सी आती हैं, एक आती है MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल्स ऑयल सीड, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, एंड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। ये सारे आते हैं। तो इसमें जो MIDH है ना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये योजना जो है ना वो 1 अप्रैल 2014 को चालू हुई थी, 2014 में। जो ये NFSNM है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन मिशन, ये चालू की थी अक्टूबर 2007 में। और जो सेम है ना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये चालू की थी 2014 और 15 में। और ISM इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये चालू की थी ये आपकी 1 अप्रैल 2014 में। और डैम एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ये चालू की थी सितंबर 2024 में। और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो था ये चालू किया गया था आपका 2021 के टाइम पे। और जो ऑयल पाम के लिए मिशन चालू किया गया था ये चालू किया गया था 2024 में, ठीक है। 7 साल के लिए एक्सटेंशन किया गया। और मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो है वो चालू की थी जनवरी 2016 में। ये मैंने सारी स्कीम बता दी है। कृषि योजना जो है ना वो 2005 में आई थी, उसके अंडर ये 8 सब स्कीम्स हैं, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम कृषि उन्नति योजना ही है, कृषि में उन्नति करने के लिए ये 8 स्कीम्स हैं। अब 8 स्कीम के बारे में देख लो। 2018-2019 में जो MSP फिक्स की गई थी 1.5 टाइम्स ऑल इंडियन वेटेड एवरेज ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोवाइड ग्रेटर प्राइस सर्टेनिटी एंड एश्योर फार्मर्स आ स्पेसिफिक रिटर्न। MSP क्या होता है, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि एक फसल पे इतना तो पैसा सरकार देगी ही देगी आपको। बट बहुत सारे आजकल बिचौलिया हैं एग्रीकल्चर के मामले में जो कि MSP रेट पे फसल नहीं बिकती है। कुछ बड़े बड़े भूमाफिया होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं, बहुत बड़े एग्रीकल्चर की लैंड होल्डिंग जिनके पास है, वो छोटे छोटे किसानों को इस MSP का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो MSP गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है, ये 3 फैक्टर पे होता है। एक A2 रहता है, एक रहता है A2+FL, एक रहता है C2।
A2 का मतलब होता है इनपुट, कि एग्रीकल्चर में कितना इनपुट लगा है उसके बेसिस पे डिपेंड करेंगे एग्रीकल्चर पे हम आपको कितना प्रॉफिट जोड़ के दें। फिर आता है एक दूसरा आता है A2 प्लस FL। A2 प्लस FL क्या होता है, मतलब इनपुट तो रहेगा पर हमारे घर की जो लेबर थी ना, मतलब जैसे खेत में बच्चे भी काम करने जाते हैं, वाइफ भी काम करने जाती है, सारे लोग जाते हैं, तो उनको तो लेबर कोई प्राइस तो मिलता नहीं है लेबर का। तो एग्रीकल्चर में अब क्या है, गवर्नमेंट ने ये डाल रहा है, गवर्नमेंट अब A2 प्लस FL पे ही MSP दे रही है। तो जो अनपेड लेबर है ना उसका भी रुपए पेड का जोड़ करके और एग्रीकल्चर का इनपुट जो लगा उन दोनों को जोड़ करके तब आता है A2 प्लस FL MSP का प्राइस डिसाइड होता है। फिर तीसरा आता है C2। C2 में क्या रहता है कि मतलब हमारी लैंड है ना उस पर भी इंटरेस्ट दो आप। अनपेड लेबर तो है ही, काम कर रही है, फिर मेरे जो इनपुट लगा वो भी, प्लस जो मेरी लैंड है ना उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा मुझे वो भी जोड़ के आप तब प्राइस डिसाइड करो, तब MSP डिसाइड करो। तो इसी पे काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि C2 मिलना चाहिए या फिर जो A2 है वो A2 प्लस FL जो है वही चलना चाहिए। तो इस पर चीज़ें हैं, तो सरकार विमर्श कर रही है। वैसे मेरा मानना है कि जो भी दे वो अच्छा दे, डिसीजन सही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये जो इसमें क्या है कि आप 24 फरवरी 2019 में चालू की गई थी ये, और इसमें क्या है 2000 रुपये हर 4 महीने में, मतलब 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलेगा किसको, किसान को। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया है, अब जैसे लैंड अभी आपने पढ़ा ना फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग, उसका एक काफ़ी रीज़न ये भी है अगर देखा जाए कि जब से ये स्कीम आई ना तो लोग ये सोच रहे हैं कि यार मतलब जिसकी 2 बीघा भी होगा ना खेत, वो भी कहता है 1 बीघा मेरे नाम कर दो, 1 बीघा फैमिली में ही, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो चाहता है मैं भी अपना डॉक्यूमेंट बना लूँ और मेरे को भी 2000 रुपये मिलने लगेंगे। ये बहुत हो रहा है और आप सब लोग इस बात को जानते होंगे, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सम्मान निधि योजना जो है, प्रमोशन ऑफ एफिशिएंट यूज एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिस थ्रू पर ड्रॉप मार्केट इंकरेजमेंट टुवर्ड्स द यूज ऑफ अल्टरनेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, प्रमोशन ऑफ FPO प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, PACS जो होती है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या होती है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, अपने ही लोगों के बीच में ग्रुप बना के रहना, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग 50 लोग हो, तुम लोगों ने अपनी, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सारा कुछ चीज़ है, तुम ही डिसाइड करोगे और जो प्रॉफिट आएगा आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ठीक है। तो वो होता है कोऑपरेटिव का मतलब। और जो FPO है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि FPO में सब लोग बैठ के सेंसस लाते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसको ऐसे करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव में क्या, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा ही है, खुद के मालिक हो, सर्वे सर्वा आत्मनिर्भर, ठीक है। वो कोऑपरेटिव में आता है। E-NAM आता है। E-NAM क्या है, E-NAM क्या है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकल, अपना सामान कुछ नेशनल मार्केट में E-NAM के मतलब इलेक्ट्रॉनिकली अपना सामान किसी से बायर को बेचो तुम बैठ करके, तो E-NAM का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो ये हो गया चीज़ों को। अब ये तो अभी तक हो गया एग्रीकल्चर एक ओवरव्यू। अब देखो 2016 से लेकर 25 में हम लोगों ने जो ग्रोथ की है वो 4.45 ग्रोथ की है एग्रीकल्चर में, ठीक है, जो कि 2025-2026 में हम लोगों ने 3.5% ग्रोथ की है, ठीक है। और उसके बाद लाइवली स्टॉक सेक्टर जो है ना ये 4.5 ओवरऑल है, पर इसमें लाइवली स्टॉक सेक्टर जो है ना पशुपालन जो है वो है 7.1% और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर है 8.8%। क्रॉप सेक्टर ने जो क्रॉप है वो 3.5% ने ग्रोथ की है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिखा है देखो 1975, 76 और 85, 84 में 3.56 था, उसके बाद 85, 86 से 94, 95 में 3.9% एग्रीकल्चर सेक्टर में परफॉर्मेंस रहा। 1995 से लेके 96 और 2024 और 5 के बीच में 2.43, सबसे कम इसी टाइम पे हम लोगों का जो ग्रोथ रहा एग्रीकल्चर में। 2005-6 और से 14-15 के बीच में जो ग्रोथ रही है वो 3.42 रही है, और 15-16 से लेकर 24-25 के बीच में 4.45 ग्रोथ रही है, ठीक है। और अलाइड एक्टिविटी अगर सेक्टर की बात करें, मतलब जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी सेक्टर है उसमें जो टोटल ग्रोथ मिली है वो मिली है, सबसे पहले देखो 17-18 में ग्रोथ थी 6.6, फिर 18-19 में 2.1 रहेगी, 19-20 मतलब 19-20 में रही 6.2, फिर 20-21 में 4.0 आ गई, फिर 20-21 में मतलब 21-22 में रही 4.6, फिर 6.3 आ गई, फिर 2.7, ये कोविड का टाइम रहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए अब 4.6 की ग्रोथ है, ठीक है। तो कांस्टेंट तो नहीं रही बट आगे नीचे रही है। ये नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स का MSP का डाटा है, ठीक है, ये मेरा कोई डाटा नहीं है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ 14-15 से लेके 24-25 में लाइवली स्टॉक सेक्टर रिकॉर्डेड स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन, GV इंक्रीज बाई 195%, रजिस्टरिंग एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 12.77% करंट प्राइस में। द फिशरीज सेक्टर ऑल्सो परफॉर्म वेल बिकॉज फिशरीज के लिए 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू की गई थी। तो जो वो योजना थी ना उसके चलते 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। तो फिशरीज़ में काफ़ी अच्छा मूव मिला है। और फिशरीज़ में याद रखना इनलैंड फिशिंग जो है ना वो हमारे इंडिया में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर एज ओशियन वाले में, ठीक है। इनलैंड फिशिंग हम लोग यहाँ क्या होती है ज़्यादा होती है, कौन सी, इनलैंड, ठीक है।
फिशरीज हम लोग क्या है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओशियन। कभी गलती से टिक मत कर देना ओशियन का, क्योंकि अभी तक इनलैंड ही है ज़्यादा, ठीक है। फिशरीज ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है 140% बाई 88.14 लाख टन 2024-25 में, जो कि 2014-15 से कंपेरिजन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अलाइड सेक्टर हो गया ये, और इंडियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन विटनेस स्टडी इंक्रीज डिस्पाइट सर्टेन चैलेंजेस। कुछ चैलेंजेस भी रहे हैं, बट इस टाइम फिर भी हम लोगों ने 3577.3 लाख मेट्रिक टन इतना ग्रोथ किया है, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर से 254.3 लाख मिलियन टन का प्रीवियस ईयर से ग्रोथ हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डाटा बना हुआ है, लाइवली स्टॉक सेक्टर ऐसे करके बूम कर रहा है, ये एग्रीकल्चर लाइट्स एक्टिविटी ये भी बूम ही कर रहा है, कोई भी डाउन नहीं है। और फिशरीज एक्वाकल्चर तो देख ही सकते हैं आप, ये देखो कैसे बूम कर रहा है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर और फूड ग्रेन में तो हॉर्टिकल्चर हमेशा आगे रहा है एज कम्पेयर फूड ग्रेन से, देखो आप पूरा डाटा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, हाँ मतलब इस साल का उन्होंने बोला है कि इस साल का प्रोडक्शन हाई हुआ है क्रॉप में डिस्पाइट सम चैलेंजेस, बट हम लोग क्या फेवरेबल मानसून रहा हम लोग कंडीशन में। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 33% एग्रीकल्चर जीबी है, तो एक, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सनराइज सेक्टर भी बोलते हैं। सनराइज सेक्टर बेसिकली वो होते हैं जो कि जिसमें अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देंगे तुम्हें, तो वो सनराइज है। जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल, जैसे टूरिज्म सेक्टर हो गया, तो ये सब क्या होता है, ये सब सनराइज सेक्टर में आता है, ठीक है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो 329.6 लाख मिलियन टन हुआ है। हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन रीच हुआ है 362.08 मिलियन टन, ठीक है। और फिर तो ये तो हो गया तुम्हारा, ठीक है। हम लोग और देख, तो हाँ ठीक है, ये देखो 2013 से 2013-14 में जो हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन हो रहा था 280.70 मिलियन टन हो रहा था, बट 2024 और 25 में जो हुआ है वो 367.72 मिलियन टन हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बात करता हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राई अनियन। हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ड्राई अनियन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि कंट्रीब्यूट नियरली 25% ऑफ ग्लोबल आउटपुट। ग्लोबल आउटपुट जितना होता है उसके 25% हम लोग अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया सेकंड रैंक पे आता है प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड पोटैटोज, अकाउंटिंग फॉर 12 से 13% ग्लोबल आउटपुट। मतलब जितना कि ग्लोबल में होता है उसका 12-13% हम लोग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और पोटैटोज में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ देखो एग्रीकल्चर में कोई डाउट नहीं है, हम लोग अच्छा बूम करें, बट ईल्ड जो है ना सर्टेन क्रॉप्स की, जैसे कि मेज हो गया, सीरियल्स हो गया, सोयाबीन्स हो गया, पल्सेस, इनकी हमेशा कम होती है ग्लोबल एवरेज से। मतलब ग्लोबल में जितने हिसाब से, जैसे एक बीघा में हम लोग 4, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूँ, 1 बीघा में हम लोग को 4 कुंटल चाहिए, ठीक है। अब वही हमें 2 बीघा लग रहे हैं, पर और जगह देखो ना तो 1 बीघा में ही वो 6 कुंटल कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे चल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या ईल्ड कम होती जा रही है चीज़ों के लिए, सीरियल्स हुआ, पल्सेस हुआ, राइस हुआ, है ना, मेज हुआ, सोयाबीन, ग्राउंडनट, हम लोग क्या ईल्ड क्या है, कम है। अब देखो यहीं चाइना की बात करते हैं, पहले उनका कंट्रीब्यूट क्या था एग्रीकल्चर में, ग्रोथ क्या थी, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट ये थी चाइना की, ठीक है। अभी ये 2015 से लेकर 24 के बीच में ये ग्रोथ हो गई है। इंडिया की ग्रोथ तो बढ़ी है काफ़ी, मतलब पहले से तो बढ़ी है, बट उतना ग्लोबल एवरेज में अभी भी पीछे हैं हम लोग चीज़ों को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करता हूँ ठीक है। ये देखो नेशनल CACP जो कमेटी रहती है ना MSP डिसाइड करने के लिए, उसने बताया है कि कंपेयर्ड ईल्ड पर हेक्टर अक्रॉस द खरीफ क्रॉस ओवर द टाइम अक्रॉस स्टेट लाइक राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैड ईल्डेड पर हेक्टर लोअर देन द नेशनल एवरेज। द मेजर कॉज वाज अनसीजनल रेन हो गया, हीट स्ट्रेस पड़ गया, ड्राई स्पेल हो गया क्रिटिकल क्रॉप स्टेज पे, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है कभी कभी, क्योंकि इंडिया का मानसून जो है ना यार वो फेवरेबल नहीं है टुवर्ड्स क्रॉप। कभी हो जाता है अच्छा तो कभी बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो है। ऐसी वजह से महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग फार्मर लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग। इन द केस ऑफ पल्सेस ईल्ड पर हेक्टेयर इन इंडिया अक्रॉस द स्टेट रिमेन लो ड्यू टू द परसिस्टेंट टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट कंस्ट्रेंट, ठीक है। हमारे यहाँ पहली बात तो इतना अच्छा सीड में काम नहीं होता है ना, मतलब अच्छे सीड नहीं है हमारे पास, फिर क्लाइमेट का प्रॉब्लम है, फिर कैसे उसको सही से क्रॉप को मैनेज करना है, कैसे उसको कितना टाइम पे पानी चाहिए, वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, सॉइल की गुणवत्ता में चेक करने में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं। और उसके बाद मध्य प्रदेश एंड गुजरात टॉप प्रोड्यूसर है पल्सेस में, एंड ऑल्सो हाइयर यील्ड देन अदर स्टेट लार्जली ड्यू टू एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेल सूटेड टू मेजर पल्सेस क्रॉप। मतलब होता क्या है कि इंडिया की ना एग्रीकल्चर जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना उसके हिसाब से स्टेट सारी डिवाइड है, तो मुझे हम लोगों को या गवर्नमेंट को इस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए जो स्टेट वहाँ की फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है उस हिसाब से वो क्रॉप कराओ। अब भाई पंजाब में नहीं होता है वीट,
वो पानी में ऑलरेडी डिफिसिट है, उसके यहाँ ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, तो वहाँ क्यों क्रॉप कर रहे हो भाई? जहाँ पे हमारे पास वाटर सरप्लस में हो वहाँ पे वो धान उगाना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए उस चीज़ को लेके। नहीं, क्योंकि एक लॉबी क्रिएट हो चुकी है उसके बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट सब लोगों के सोइल कितना पंजाब का ख़राब हो गया है ना, ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो वो चीज़ है। बट वही है कि पैसे मिल रहे हैं, बड़े बड़े फार्म हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो और अच्छा कर लेते हैं वो लोग। जैसे एमपी की सोइल है, तो एमपी सोइल पर्टिकुलरली कंडीशन टू रोटेशन बेस्ड ऑन ग्राम लैटिन सोयाबीन्स ऑफरिंग गुड मॉइस्चर रिटेंशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जैसे एमपी की ब्लैक सोइल है, क्योंकि डेक्कन का प्लेट्यू पड़ता है इधर साइड पे, तो इस वजह से ब्लैक सोइल है। ब्लैक सोइल बेसिकली गुड फॉर कॉटन ऑल्सो, ठीक है। और फिर गुजरात है हाईएस्ट नंबर ऑफ सीड रिप्लेसमेंट रेट इन द पल्सेस, ठीक है। और द इम्पोर्टेंस अंडरस्टूड द हाई परफॉर्मेंस वैराइटीज ऑफ पीस ऑफ फार्म तेलंगाना कल्टिवेटिंग, ठीक है। हाँ, तेलंगाना ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने मिशन काकतिया जो चला गया टैंक रीजनरेशन के लिए, ठीक है, और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है। इसने यूजिंग क्रॉप रिजिलियंट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ किए हैं, तो इससे क्या है, हम लोग की एग्रीकल्चर में और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और इसके बाद लैंड रिसोर्स गवर्नेंस, ये की स्टडीज़ है कहीं ना कहीं की, तो जैसे वाटर मैनेजमेंट की है, तो यहाँ पे क्या है कि असम ने स्टेट इरिगेशन प्लान लॉन्च किया, उसके बाद एग्रीकल्चर में बूम किया, सोलर पंप लगाए, है ना। तो उत्तर प्रदेश ने ग्राउंड वाटर रूल्स 2020 के बनाए, है ना, तो उससे हमारी चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। अब जैसे कि कर्नाटक में है, तो फ्रूट्स प्लेटफॉर्म बनाया, वहाँ पे यूनिफाइड फार्मर डाटाबेस डीबीटी के थ्रू एमएसपी प्रोक्योरमेंट के क्रॉप सर्वे किया गया, 55 लाख फार्मर, मल्टीपल स्कीम्स। झारखंड ने जीआईएस बेस्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एग्रीस्टेक स्कीम बनाई, है ना। बिहार में जैसे कि बिल्ड ऑन अर्लियर रोड मैप्स विच इज़ ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इन द फिश एंड मिल्क प्रोडक्शन। तो ऐसे करके लोगों ने अपने जब चीज़ों के मुताबिक काम किया जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में अच्छा, तो हम सच में अच्छा करेंगे यार, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है ना, वो 2007 में चालू किया गया था। उसमें क्या था कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी, किसकी, राइस की, व्हीट की, पल्सेस की, कोर सीरियल जैसे मेज और बार्ले की, कमर्शियल क्रॉप्स के उनके कॉटन हुआ, जूट हुआ, शुगर केन हुआ, न्यूट्रिशन सीरियल का सीरियन मतलब बेसिकली मिलेट जो होता है ना, मिलेट मतलब बाजरा, और ये आता है सीरियन है ना, तो उसमें बाजरा, रागी, ज्वार, यही सब आता है सीरियन में, ठीक है। पहले के ज़माने में लोग खाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल की जनरेशन और कहाँ ही खाती है, मतलब ये बाजरा की रोटी और ये सब कुछ, बस आजकल वो फैंटेसी बन गई है, बाजरे की रोटी चने का साग करके खाना है भाई, और रियल में तो खानी नहीं किसी को, सबको वही पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, टिक्की, इडली जो भी है वही खाना है भाई। और फिर क्या है, वो बकर के लिए मेरी demonstration of crop production technology, access to high yielding varieties, integrated nutrition pest management technique, efficient water savings and capacity building for farmer, prominent elements of a mission, ठीक है यार, वो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसका। हाँ, ये जो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड और नेशनल मिशन ऑफ एडिबल पाम ऑयल के लिए चल रहा है ना, पहले क्या था, हम लोग सरसों का तेल खाते थे यार, ठीक है, फिर ग्राउंड नट का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, ये सब खाते थे, महुआ का तेल हुआ, ठीक है, ये सब खाते भी रहते थे। पर लोगों को वेस्टर्न कल्चर देख के और पता नहीं क्या लगा, तो फिर उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया कि पाम ऑयल चाहिए भाई, पाम ऑयल चाहिए। अरे ठीक है भाई, पाम ऑयल से कितना एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होता है, कितना सोइल को फ़र्क पड़ता है, पर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम, बड़े बड़े सो कॉल्ड चीज़ें, क्या बोलूँ उनके बारे में, जो ना बोलो वही ठीक है। तो अब भाई पाम ऑयल चाहिए, डिमांड बढ़ रही है, बाहर से मंगाना पड़ता है, फॉरेक्स जाता है, इम्पोर्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने फिर मिशन चालू किया है कि नॉर्थ ईस्ट में लगाओ भाई, जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ लगाओ, पाम ऑयल प्रोड्यूस करो। तो सेल्फ सफिशिएंसी ये बनाया गया मिशन, क्योंकि हमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए इन द ऑयल सीड प्रोडक्शन, एमिंग नियरली टू 70 मिलियन टन बाई 2030 एंड 31 के लिए, ठीक है। इन्होंने क्लस्टर बनाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी काम हो रहा है इस चीज़ को लेके। हम लोगों को पल्सेस में भी डिपेंडेंसी कम करनी है इंपोर्ट की, तो इसके लिए मिशन फॉर आत्मनिर्भर पल्सेस अचीव किया गया है, ठीक है, 2025 में अप्रूव किया गया था इस मिशन को, याद रखना है इस चीज़ को लेके। ऑयल पाम एरिया हैज़ मोर देन डबल ओवर द सेम पीरियड accompanied the sharp increase in the fresh fruit bunch and crude oil palm production, ठीक है। और दिस हैज डोमेस्टिक एडिबल ऑयल अवेलेबिलिटी हैज़ राइजन फ्रॉम 86.30 लाख टन इन 2015 से 2023 और 24 में 121.75 लाख टन हम लोगों की डोमेस्टिक एबिलिटीज़ इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग करके इंडिया ने सेव किए हैं 1.44 लाख करोड़ फॉरेक्स एक्सचेंज एंड फैसिलिटेट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 245 lakh metric ton of crude oil as a blending target rise towards E20. Now government has started E70 also, बट वो डिपेंड करेगा मतलब पर्सन टू पर्सन चॉइस पे, और पेट्रोल पे अभी बहुत कुछ आना बाकी है, फिर कभी और बताऊंगा उसके बारे में। और
मैंने कल तो बताया था 1G 2G 3G और 4G करके। जो 4G होता है वो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी होता है, जो उसके आता है 4G। और 3G जो होता है ना वो तुम्हारा आता है एल्गी से, सीवीड से। और जो 2G होता है वो जो बेस्ट का मटेरियल होता है उन सब से आता है। और जो 1G होता है वो ग्रेन हुआ, फूड ग्रेन, मेज हुआ, इन सबसे चीज़ों से आता है 1G रिफाइनरी करके, जो बायोइथेनॉल जो बना रहे हैं पेट्रोल और डीजल के साथ में मिक्स करके। और फिर ठीक है, मक्का के बारे में काफ़ी कुछ काम हुआ है। मक्का का प्राइस सही मिलने लगा है लोगों का, बिकॉज कि इथेनॉल में बन रहा है मक्का, है ना। हाई प्राइस ऑफ मेज इथेनॉल एज अ लोअर प्राइस ऑफ राइस बेस इथेनॉल एज अ प्राइस ऑफ मोलेसेस बेस इथेनॉल बिटवीन द टू। 2024 और 25 में एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस ऑफ मेज बेस्ड इथेनॉल इंक्रीज CAGR फॉर 11.7%, मिली फास्टर इथेनॉल ड्राइव फ्रॉम द राइस और मोलेसेस। क्योंकि मेज से हम ज़्यादा अच्छा इथेनॉल बना रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो मेज का प्राइस भी बढ़ रहा है। तो लोगों ने मेज के बारे में एरिया भी इंक्रीज़ हो गई बहुत ज़्यादा। इंडिया में है क्या, मतलब ये वो है कि जैसे मान लो किसी ने लहसुन किया एक बार, तो लहसुन की अगर प्राइस बूम कर गई ना, तो अगली बार सब लोग लहसुन करेंगे कि भाई उसको अच्छा मिल गया था हमें। अब जब सब लोग कर लोगे यार, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, डिमांड उतनी है नहीं, तो प्राइस मिसमैच नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। जब टोमेटो का एक सीजन पे होगा तो सारा 70 रुपये, सॉरी, एक टोमेटो का प्राइस होगा तो 70 60 80 90 में बिक जाएगा। ठीक है, और फिर कभी कभी ना वो 7 रुपये 6 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकता है यार, फेंक देते हैं लोग, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे ही आलू के साथ होता है, जब खुलता है तो 700 800 900 रुपये पैकेट बिकता है, फिर वो एक टाइम पे 200 रुपये 100 रुपये 300 रुपये, लागत भी नहीं निकलती किसान की यार, क्योंकि वो इतना सप्लाई हो जाता है, इतना सप्लाई हो जाता है, लोग स्टोर कर लेते हैं बड़े बड़े लोग। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या है बात करने के लिए। हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जैसे महाराष्ट्र तमिलनाडु बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, हिल्स स्टेट है, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर में। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी द मोस्ट वाइटल डिफरेंशिएटर इन द कंट्री विथ लिमिटेड कैपेसिटी टू एनहांस इट एग्रीकल्चर लैंड गिवन द कम्पिटिटिव नीड ऑफ इकोनॉमी ए फेयरली लो पर कैपिटा एबिलिटी ऑफ फार्म लैंड। Productivity enhancement are a factor of in situ and post harvest intervention. In addition to a mission mode approach discussion earlier, specific intervention of each unit that improve productivity are further deliberated. कौन कौन सी चीज़ें से हम लोगों के सीड की क्वालिटी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, उसके लिए मिशन चालू किया गया, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल 2014-15 में, जिससे कि हाई सीड क्वालिटी को प्रमोट करें, प्रोसेस करें, स्टोरेज करें, सर्टिफिकेशन दें। ठीक है, सीड ब्रिज बनाएगी उसके लिए। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स आर अनाउंस इन द यूनियन बजट 2025-26 में। फिर दूसरा काम क्या करना है, PC मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FPO, इन सबकी हेल्प लो, सीड को बेटर करो। फिर प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना भी चालू की है 2025 में, जुलाई में। इसमें क्या किया गया, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनको साथ में मर्ज करना है, जो कि एग्रीकल्चर में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी, उन डिस्ट्रिक्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, सस्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पे स्टोर करके रखना है और उनको अच्छा करना है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करना है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे सके, वो चीज़ें करनी है। डिस्ट्रिक्ट एज आइडेंटिफाई, और डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी उस डिस्ट्रिक्ट की, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, और लिमिटेड ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ये उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। जैसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट PM धन धान कृषि योजना के तहत में चालू किए गए हैं, ढूंढे गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, इरिगेशन करना है वाटर यूज इफिशियंसी के साथ में। तो उसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो वो है, स्प्रिंकल इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमारा एग्रीकल्चर का जो इरीगेशन है वो बेटर हो सकता है। उसके बाद क्या है, सोयल हेल्थ और बैलेंस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। अब सोयल हेल्थ मिशन चालू किया गया, सोयल हेल्थ कार्ड चालू किया गया था। ठीक है, 2000। उसके बाद क्या है कि 2025 तक जो है ना 25.55 करोड़ कार्ड्स इशू हो चुके हैं। और होता क्या है, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट और सोयल हेल्थ कार्ड में नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सोयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी प्रोमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बाई कंबाइनिंग केमिकल फर्टिलाइजर विद द ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर। इंडिया ने मतलब बेसिकली यही कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होना चाहिए ना, वो बराबर होना चाहिए सोइल के साथ में। हम लोग क्या, अगर सोइल की जांच नहीं, टेस्टिंग नहीं कराएंगे तो पता नहीं कितना इसमें कम है परसेंटेज यूरिया जाना चाहिए, या फॉस्फोरस जाना चाहिए, या पोटास जाना चाहिए। हम लोग अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना डाल देते हैं, तो वो दिक्कत रहती है कहीं ना कहीं। अगर इसमें काम करेंगे तो और अच्छा काम कर सकते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, 2009 और 10 में NP का रेशियो स्टैंड करता था 4:3:2:1। ठीक है, 3.2:1, जो कि क्लोज टू रिकमेंडेड लेवल ऑफ मोस्ट इंडियन सोइल। 2019-20 इट डेरिवेटेड टू 7.7 रेशियो 2.8:1,
वाइट 23 और 24 हैज़ वर्सन फर्दर इफेक्ट। अब कितना हो गया यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का 10.9:4:4.1:1। अब सोचो आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। अगर नहीं चेक कराओगे, एक्सेसिव नाइट्रोजन डालोगे, फर्टिलाइजर डालोगे, तो कहीं ना कहीं यार मिट्टी की गुणवत्ता तो ख़राब हो गई होगी ना, ठीक है। उसके बाद एक बात बोलेगी इसमें इकोनॉमिक सर्वे में, द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ट्रांजिशन इज एग्रोनॉमिक। एग्रोनॉमिक मतलब क्या था, व्हेन द नाइट्रोजन नो लॉन्गर आर्टिफिशियली चीप, farmers begin to substitute toward phosphorus, potassium, organic matter, restoring nutrition balance, soil carbon level improve, microbial activity increase, root system develop more effectively। ये क्या है, एग्रोनॉमिक की तरफ हम शिफ्ट करेंगे जब मतलब फर्टिलाइजर इतना नहीं बचेगा। बैलेंस फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए। इसमें लिखा देखो, बैलेंस फर्टिलाइजर इंप्रूव्स न्यूट्रिशन अपटेक एफिशिएंसी, मीन दैट ईच किलोग्राम ऑफ अप्लाइड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस मोर आउटपुट। और बैलेंस फर्टिलाइजर होगी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फायदेमंद है यार। पीएम किसान ऑफर्स पीएम किसान जो होते हैं ना, वो ऑफर करते हैं एक रेडी प्लेटफॉर्म फॉर कैलकुलेटेड टाइमली पर एकड़ ट्रांसफर, अलाइंग ट्रांसफर विद अ प्लांटिंग सीजन, इंश्योर लिक्विडिटी रीचेस फार्मर बिफोर फर्टिलाइजर इज परचेज्ड। पीएम किसान बने होते हैं ना स्टोर, जैसे किसान सेवा केंद्र होते हैं ना, इसी टाइप के पीएम किसान सेवा केंद्र बने होते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ क्रेडिट का। क्रेडिट मतलब बेसिकली पैसे देना। क्रेडिट का मतलब क्या है, पैसे देना, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक हो गई, केसीसी होते हैं, किसान ऋण पोर्टल 2023 में चालू किया गया किसान ऋण पोर्टल, ठीक है। 30 कॉमर्शियल बैंक भी काम कर रही, 42 रीजनल रूरल बैंक है, 20 स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, 356 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कमिंग ओवर 5 करोड़ फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट है ना वो इंक्रीज़ हुआ है, पर दिक्कत क्या है कि हमें नॉन इंस्टीट्यूशन क्रेडिट फ्रॉम 95% इन 1950 टू 23.4% इन 2021 और 22। पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर से क्रेडिट जाता था ना तो आदमी परेशान रहता था, अब क्या है बैंकों के थ्रू जा रहा है। फिर एक स्कीम और चालू की थी, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम, विद ऑफर्ड लोन सब्सिडाइज इंटरेस्ट ऑफ 7% विद 3% फ्रॉम रीपेमेंट इंसेंटिव। अब इसमें क्या है कि 7% का इंटरेस्ट रेट देके बट 3% आपको रीएम्बर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, इंसेंटिव दिया जाएगा अगर टाइमली पेमेंट कर दोगे। तो ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम है, ठीक है। केसीसी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड जो रहता है उसके थ्रू लोन दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैकेनाइजेशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिव एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया। अब कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है, जाओ भाई कि मुझे अब जैसे कुछ फसल काटने के लिए मशीन चाहिए तो वो आपको हायर मतलब किराए पे दे दे मशीन, तो इस टाइप के कस्टम हायरिंग सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैकेनाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद एफपी हुआ, पीएसीएस हुआ और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब लोग साथ में मिले वही सब कुछ। हाँ, टेक्नोलॉजी और इनपुट सपोर्ट इन द लाइवली स्टॉक सेक्टर, फिशरीज और एक्वाकल्चर में होना चाहिए। डेयरी सेक्टर में हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं पर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि फीड एंड फॉडर स्टोरेज। अब इंडिया में जो फॉडर के रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट है वो ना झांसी में बना हुआ है ना, इस टाइप के हम लोगों को इंस्टीट्यूट चाहिए, है ना। तो और अच्छा फूड मतलब को फॉडर पे रिसर्च करना चाहिए, फॉडर अच्छा आना चाहिए, कम टाइम में फॉडर हो जाए। तो उनको मतलब जो भी जानवर रहते हैं, जैसे ये लिखा है ना झांसी, मैंने आपको बता देखो ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, झांसी में है, ठीक है। और क्या चैलेंजेस, जैसे सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट आर मोस्ट क्रिटिकल कंस्ट्रेंट। बहुत सालों से एक दूध का कीमत है ना वो कंस्ट्रेंट बना के रखा है। और लाइवस्टॉक ग्रोथ हैज आउटपेस्ड फॉडर एक्सपेंशन, देयर बाय इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट। अगर फॉडर महंगा होगा तो इनपुट कॉस्ट महंगा होगा, कॉस्ट महंगा होगा तो दूध भी महंगा होगा, दूध महंगा होगा तो और ज़्यादा महंगा सब चीज़ें होंगी धीरे धीरे करके। एक हर एक चीज़ ना एक चीज़ से लिंक है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा योजना, ठीक है, फरवरी 2024 में लॉन्च की गई थी। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना चाहिए, मार्केट सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज का आना चाहिए, है ना। एएमआई क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंटीग्रेटेड स्कीम और एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम सिंस 2014 से, ठीक है। और उसके बाद ईनेम बनाया गया था 2016 में, पैन इंडिया वर्चुअल मार्केट प्लेटफॉर्म है। एफपीओ स्कीम इन 2020 विद अ बजट ऑफ 6,860 करोड़ 2027-28 तक, एमिंग ऑफ 10,000, ठीक है, एफपीओ बनाने हमें। और दिसंबर 2025 तक 10,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
इन एडिशन टू गवर्नमेंट अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन सितंबर 2024 में, जिसका काम क्या होगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और कंप्रिहेंसिव सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोफाइल मैप, अदर IT institute initiative of a central and state government to enable the robust digital agriculture ecosystem. This is expected to catalyze reliable farm-centric digital innovation, ensure timely access to crop-related information for farmer. ठीक है, उसके बाद फिर एग्रीकल्चर हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड चालू किया है, जिससे क्या हो, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री में हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकें, पोस्ट प्रोडक्शन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें और मार्केट की लिंकेजेस को बेटर कर सकें। फिशरीज सेक्टर का जो स्टेटस है वो मेजर है, सी फूड हम लोग सप्लाई करते हैं, बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं 130 प्लस कंट्रीज में। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा काम हो रहा है। कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट अभी प्रॉब्लम में, जैसे कि फनल्स इनटू द फिशिंग हार्बर, फिशिंग लैंडिंग सेंटर बनना चाहिए, कोल्ड चेन सिस्टम बनना चाहिए, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बनना चाहिए, डीप सी फिशिंग होनी चाहिए, एडवांस एक्वाकल्चर सिस्टम होना चाहिए। धीरे धीरे काम हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है और होगा भी आगे। इसरो ने इनेबल्ड किया है बेसल के साथ में, इसरो इनेबल्ड बेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट लॉन्च इन 2024 ओवर 36,000 फिशिंग वेसल्स अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 1 लाख इम्प्रूव सेफ्टी एक्सेस टू एडवाइजरीज। क्योंकि अभी वो देखा होगा, सुना होगा, डेली पढ़ते हुए कि किसान फसल पकड़ने की मछली और वो खो गए, दूसरे कंट्री में पहुंच गए, कहीं श्रीलंका पहुंच गए, और तो फिर वो एक्सचेंज करते हैं प्रिजनर को कि भाई आपने छोड़ दो, मैंने तुम्हारे पकड़ लिए, तुमने मेरे खड़े, तो वो क्या होता है, सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। तो उसके लिए इसरो ने क्या बनाया, फिशिंग वेसल जिसके साथ में इम्प्रूव सेफ्टी हो और एक्सेस टू एडवाइजरीज हो। ठीक है, और क्या करना है हम लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को कम करना है, पोस्ट हार्वेस्ट को बढ़िया करना है, कोल्ड चेन बनानी है, लॉजिस्टिक बनाने हैं। इसको देखो, कोल्ड चेन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट के लिए वो बनाया, बियर हाउसेज बनवा रहे हैं प्राइवेट से, है ना, जिससे कि माल को स्टोर कर सके। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने काफ़ी टाइम पहले, आया था, उस आर्टिकल में लिखा था, स्वामीनाथन सर जिंदा थे तब, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें लिखा था कि मतलब हम लोग लोकल को स्टोर करें, लोकल में प्रोड्यूस करें और लोकल में ही डिस्ट्रीब्यूट करें, तो PDS का जो भार है ना वो कम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, लोग स्टोर लोकल, ग्रो लोकल एंड ट्रांसपोर्ट लोकल या डिस्ट्रीब्यूट लोकल। ठीक है, फिर एक्सटेंशन सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्ले वाइटल रोल इन ट्रांसफरिंग साइंटिफिक नॉलेज, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जिसके लिए सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन अंडर किसान उन्नति योजना, जो मैंने पहले स्टार्टिंग बताई थी, वो चालू की गई थी 2014 और 15 के टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद प्राइस एंड इनकम सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट को। तो प्राइस इनकम सपोर्ट क्या है, MSP के थ्रू में वो A2FL दे ही रहे हैं इस टाइम पे। और उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मैंने बताई दी आपको कि 2,000 रुपये पर मंथ, मतलब नॉट पर मंथ, इन द 4 मंथ 1,000 रुपीज़ ना, पर मंथ 500 रुपीज़ अप्रॉक्स मिलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उसके तहत में 31 दिसंबर 2025 तक 24.92 लाख फार्मर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, 24.92 लाख फार्मर्स हो चुके हैं रजिस्टर्ड। उसके बाद बात करता हूँ जैसे क्या है यहाँ पे, इन द लार्ज part of eastern India's maize pulses oilseed naturally fit into existing cropping system. In a central region, oilseed such as gram soybeans are well suited to prevailing rainfall and soil condition. These crops directly support national priorities like edible oil pulses, reduce import dependence, while maize and oilseed contribute to the expansion of ethanol, livestock and bioenergy value chain. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि जैसे ईस्टर्न पार्ट है ना, वो मेज पल्सेस और ऑयल सीड सपोर्ट करता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट है जो ग्राम सोयाबीन्स इन सब में सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही इंडिया में जो जो पार्ट जिस चीज़ को सपोर्ट करता है, जिस क्रॉप को सपोर्ट करता है, बेसिकली एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन जोन में जो हुई क्रॉप्स होती हैं, हम उन क्रॉप्स को करें ना तो हमारा और अच्छा वैल्यू एडिशन होगा, और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, ईल्ड बढ़िया हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर लॉजिस्टिक बेटर होगा, तो जैसे महाराष्ट्र में कोई चीज़ हो रही है, जैसे अनियन हो रहा है महाराष्ट्र में, तो वो यूपी में आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ख़राब नहीं होगा, फेंकेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होगा इतना। अभी क्या होता तो बहुत ज़्यादा है, पर वो लिंकेज नहीं बेटर है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेटर नहीं है इतना अभी भी स्टिल। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस चीज़ को लेकर। उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट DG क्लेम कर देते हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है वो लेखपाली तैयार करता है। ठीक है, तो फ्लैक्स कर लेना बेटा तुम लोग।
उसके बाद बात करता हूँ रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग द एडोप्शन ऑफ यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी फॉर यील्ड एस्टिमेशन, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन डाटा सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेंज गेजेस लग गए हैं, इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यस टेक लिवरेज रिमोट सेंसिंग फॉर यील्ड एस्टिमेशन करेंटली इंप्लीमेंट मेजर 9 स्टेट विद मध्य प्रदेश अडॉप्टिंग फुल्ली टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड असेसमेंट। ठीक है, कोऑपरेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है एक कोऑपरेटिव हुआ और एक जो अपना डिजिटल इंडिया है ये हुआ, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। इंडियन प्रोग्रेस चाहिए ना, ये 2-3 चीज़ें हैं ना जो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। ठीक है, एक कोऑपरेटिव्स का काम हुआ, एफपीओ वाला काम हुआ, एक ये जो जितना चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं उन चीज़ों में काम हुआ, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे PACS है ना, तो PACS ने टोटल PACS ने इतना जो करोड़ है ना वो नबार्ड से लेके फार्मर्स को दिया है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रहती हैं वो। ठीक है, और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ बहुत अच्छा काम कर रही हैं इंडिया में यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बता दी, क्रॉप डाइवर्सिटी क्वेश्चन बता दिया है, और हाँ एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग भी चालू किया गया था, और नॉर्थ ईस्ट वाला आप बता ही चुका हूँ मैं इस चीज़ को लेके। उसके बाद बात करता हूँ फूड प्रोसेसिंग की। फूड प्रोसेसिंग का मैंने स्टार्टिंग में ओवरव्यू दिया था। फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री कृषि किसान संपदा योजना जो है ना, ये स्ट्रेंथिंग करती है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूविंग फार्म टू रिटेल सप्लाई चेन टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, एक्सपेंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। इतना काम है ये प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने का। इसमें क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन द इंडियन ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अकाउंटिंग फॉर 12.91% ऑफ टोटल ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट। इंडिया 2025 में इंडियन एग्री एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग प्रोसेस फूड टोटल $49.43 बिलियन, अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सिमेटली 11.2% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जितना एक्सपोर्ट किया ना उसका 11.2% तो हमने केवल फूड प्रोसेसिंग करके ही किया है भाई। कितना बढ़िया सेक्टर है, मतलब तभी तो मैं बोल रहा हूँ सनराइज सेक्टर है। ठीक है, इसमें PLI भी इंक्लूड की है, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग। PLI का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, बेहतर प्रोडक्ट बनाओगे, कम्पिटिटिव बनाओगे, सरकार आपको इंसेंटिव देगी, आप ज़्यादा बनाओ। जो कि डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बनाओगे ना चीज़ें, तो और सरकार आपको प्रमोट करेगी और आपको इंसेंटिव देगी। ठीक है, तो ये PLI है। फूड आता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस फॉर स्कीम लॉन्च इन 2020। ठीक है, इसमें क्या है, टू प्रोवाइड कंपनीज सपोर्ट इंक्लूडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस असिस्टेंस फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ठीक है, फूड मैनेजमेंट बढ़िया से करना आना चाहिए। फेयर शॉप्स हुआ, PDS स्टोर हुआ, ठीक है, ओपन मार्केट सेल हुआ, इन सब में फूड का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। मैं वही बोला ना, अब जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया तो एबिलिटी ऑफ फूड डायरेक्टली एक्सेस टू डिलीवरी सब्सिडी बाय DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसके थ्रू हो रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तो 2013 में। ठीक है, जो कि 1997 में टारगेटेड PDS देता था। TPDS रिप्लेस द यूनिवर्सल सिस्टम फोकसिंग ऑन पुअर बाय डिवाइडिंग द हाउस होल्ड इंटू बिलो पॉवर्टी लाइन BPL और APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन। इन 2000 में चालू किया गया था अन्नदाता अंत्योदय अन्न योजना, सॉरी। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू सपोर्ट द पुअरेस्ट टू द पुअर, नाउ कवरिंग 2.5 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, NFSA कवरेज द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इज 75% एंड 50% रिस्पेक्टिवली, टोटलिंग अराउंड 81.35 करोड़ बेनिफिशरीज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ और क्या इम्पोर्टेंट था। हाँ, बस इतने ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में। कुछ कंक्लूजन है इसमें, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हुआ, ENAM हुआ, इनको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। मुझे तो मानना है जैसे PDS है, PDS में बहुत सारे अभी भी चूहे लगे हुए हैं, चूहे मोटे मोटे चूहे जो कि अनाज खा जाते हैं, बहुत लॉसेस भी होता है। पर जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आती है, क्योंकि लोग किसानों काम करते हैं तो उनके कभी कभी फिंगर नहीं लगते हैं, है ना, तो उनका फिर 1 महीने का राशन चला जाता है। फिर कभी किसी का मिसिंग हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। कभी डीलर कह देता है आज मेरे घर में बेटी की शादी थी, कल कुछ और था, तो वे बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है या फिर इतना जानते नहीं चीज़ों के बारे में, अवेयर नहीं है कि इसकी शिकायत भी कहीं कर सकते हैं। उनको पता नहीं कि इसकी शिकायत भी होती है, इसकी शिकायत भी कर सकते हो। अरे यार अपने घर का भाई है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ले लिया तुमने, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब ऐसे बता देते हैं। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम्स तो है ना यार। तो
तो वो चीज़ है यार, किसी का शेयर मत खाओ तुम यार, अगर किसी के लिए कोई चीज़ आई है ना तो उसको वो प्रोवाइड करो, ठीक है। इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, डेयरी में हुआ, पोल्ट्री में, फिशरीज में हुआ, हॉर्टिकल्चर में हुआ, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, ठीक है। कोविड के टाइम में मुझे याद है जब सारे सेक्टर कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे, तब एक एग्रीकल्चर था जो बूम कर रहा था, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस, लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई, पीएम कुसुम योजना चलाई गई थी, सोलर पंप जारी किए गए हैं, इरिगेशन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप चालू किया गया है, ड्रिप इरिगेशन चालू किया है, स्प्रिंकल इरिगेशन चालू किया गया है ना। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम वो क्रॉप उगाई जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम तो है ही टेम्परेचर का। देखो अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है। अभी तो मई जून और अप्रैल मतलब आने बाकी है, ठीक है। जुलाई तो क्या ही होगा उसके टाइम पे हाल। कुछ चैलेंजेस और भी है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की एबिलिटी के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होना चाहिए, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन, एजोनेट क्रॉप को अपनी डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, अलग अलग टाइप की क्रॉप करनी चाहिए, ना कि एक ही क्रॉप हमेशा करते रहो, ठीक है। डाइवर्सिटी करोगे तो क्रॉप की जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी हैं, जैसे चैलेंजेस हैं, जैसे स्मॉल लैंड होल्डिंग है, क्लाइमेट रिस्क है, प्रोडक्टिविटी गैप है, वीक मार्केट इंटीग्रेशन, कंटिन्यू टू बे ऑन फार्म इनकम, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए, अगर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं तो उसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि ऑनगोइंग रिफॉर्म करें, है ना, क्लाइमेट रेजिलेंट टेक्नोलॉजीज लेके आएँ, एफपीओ को एम्पावर करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इम्प्रूव करें, मार्केट को इम्प्रूव करें, लॉजिस्टिक बेहतर करें, रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करें, हम लोगों के पास में फॉरकास्ट सिस्टम बेहतर होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें हैं, पर इंडिया में काम हो भी रहा है फॉरकास्ट को लेके, क्योंकि अब हम लोग फॉरकास्ट में बना रहे हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत के अंदर विद इन लाइक 500 मीटर के अंदर तक, 500 मीटर आप समझ रहे हैं ना, वो हमें एक्चुअल जानकारी पता होनी चाहिए कि भाई कब बारिश होगी, क्या होगा उस चीज़ को लेके। तो वो चीज़ है। ड्रिप इरीगेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है ना, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हो रही हैं। और रिवाइव करना चाहिए, रिजुनेट करनी चाहिए वाटर बॉडीज़ को, जो आसपास में तालाब है, नदी है, उन सबको। अरे नदियों का क्या ही बोलूँ, मतलब सफाई करा देंगे, और नदी हुआ या नाले हुए या कहीं भी देखो सफाई कर देंगे, कचरा वहीं डाल देंगे। अरे सफाई कर रहे हो साथ में उठाओ ना, तब तक नहीं उठाएंगे तो दूसरी बारिश होती है वो फिर बह के उसी में जाएगा, फिर क्या है, फिर टेंडर निकलेगा, फिर साफ़ किया जाएगा, फिर ठेकेदार रुपये कमा के चले जाएगा, पर किसानों को कोई फ़ायदा मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। तो ये दिक्कतें तो हैं ही ना यार, मतलब सबके सामने होता है पर कोई कुछ बोल नहीं पाता उस चीज़ को लेकर। इन्हांसिंग एग्रीकल्चर रिसर्च करनी चाहिए, है ना। सीड के मामले में बहुत अच्छा काम करनी चाहिए, सीडों पे रिसर्च होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट सीड का अच्छा होना चाहिए, सस्ते में सीड प्रोवाइड करना चाहिए, सीड किट जारी करनी चाहिए। हो भी रही है लेकिन काफ़ी कम लोगों को मिल पाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए, सोइल का कार्बन रिस्टोर करना चाहिए, है ना, और डाइवर्सिटी करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की इंक्रीज़ होगी उससे, ठीक है। तो यही था एग्रीकल्चर के टोटल जो भी था, तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। और कुछ मुझे बताना तो ऐसा अच्छा भी नहीं है, बात कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा इस चीज़ को लेके। कुछ चीज़ें ओवरलैप भी की हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी यार। मतलब ठीक है, आप मेरी भावनाओं को समझ जाओ यार, मतलब कि क्या क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनने पे फोकस करो, स्लाइड तो मैं ज़्यादा अच्छी बना नहीं पाता हूँ, अभी इतना नया नया मैं सीख नहीं पाया हूँ कुछ भी स्लाइड बनाना, तो जो भी है वो इतना ही ठीक था। मुझे लगा, मुझे मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि, मेरा मतलब ये आप लोग सीख जाओ, बस समझ जाओ क्या क्या चल रहा है। एक इंसान को ना अवेयर होना चाहिए कि उसके आसपास चीज़ें क्या क्या चल रही हैं, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, ठीक है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, जो भी है व्हाट्सएवर आप पढ़िए, अच्छा है, आप सब कुछ बढ़िया है, अच्छी बात है, नौकरी लीजिए, सब ठीक है। पर आपको पता चलना चाहिए आपके आसपास चल क्या रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। और इसी के साथ में ना एक आर्टिकल है मेरे पास में, मैं आर्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके साथ एक आर्टिकल है, मैंने अभी ओपन किया था वीडियो पॉज करके। तो एक वो आर्टिकल क्या है, आज ही आया था एक न्यूज़पेपर में, तो उस न्यूज़पेपर से मैंने इस आर्टिकल को निकाला था। मुझे लगता है ये सबको पता होना चाहिए और सीखना चाहिए। ये वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला आर्टिकल है। लिखा क्या है, नोबडी यूजेस फ्रेजेस इन दिस वे बट टेक्नोलॉजी इज ऑलमोस्ट अ ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट, शेप एंड augment the human experiences, ठीक है। In the recent year with the deep and pervasive penetration of digital technologies from algorithm driven platform to generative AI, technology has moved center stage in our lives, ठीक है। एक मिनट यार, सॉरी, ठीक है। अब हुआ क्या है इसमें, but beneath it benefit lies in the troubling underside of addiction,
मैनिपुलेशन ऑन मेंटल हेल्थ रिस्क, इट इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन अर्जेंसी। हुआ क्या है, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, मेटा हुआ, एक्स हुआ, जिसको फॉर्मली ट्विटर था पहले, टिकटॉक हुआ, यूट्यूब हुआ, आर नॉट न्यूट्रल टूल्स, दे आर इंजीनियर्ड फॉर द कंपल्सन। इस तरीके से डिज़ाइन किया गया एल्गोरिदम को कि आप एक रील देखना चालू करोगे ना, आपको दूसरी दिखेगी, फिर तीसरी दिखेगी, फिर चौथी दिखेगी, फिर पाँचवीं। आपका इतना ज़्यादा इस मतलब माइंड को ब्लॉक कर दिया, आप लगे यार ये तो मेरे लिए है, बट वो नहीं है यार, वो कंपल्सन में आप देख रहे हो। कोई भी चीज़ आप सर्च करोगे ना, आपको वो सामने प्लेटफॉर्म पे दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि उसकी इंजीनियर ऐसी हो चुकी है, इंजीनियरिंग ऐसा है, एआई जनरेटेड प्लेटफॉर्म ऐसा बन गया, आपको जो पसंद है ना वही दिखाएगा, वो दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, दिखाता जाएगा, और आप परेशान होते जाओगे। इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, आप बेफालतू में स्क्रॉल कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी स्क्रॉल कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं इसके। अब क्या है, फॉर माइनर्स मतलब छोटे बच्चों के लिए, द हार्म्स लाइक नॉट इन व्हाट दे सी बट इन हाउ लॉन्ग दे आर मेड टू स्टे। ये नहीं है आप क्या पढ़ रहे हैं या नहीं, कितनी देर तक आप उस वीडियो को देख रहे हैं, कितनी देर उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, उसका पैसा मिल रहा है उनको, पर आपका लाइफ, आपका टाइम सब वेस्ट हो रहा है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज आर विजिबल, द यूएस सर्जन जनरल हैज कॉल्ड फॉर द सिगरेट स्टाइल वार्निंग लेबल्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म signaling a public health concern. Some year ago, the suicide of Canadian teenager Amanda Todd following sex torsion and cyberbullying had sparks outrage। जैसे कि अक्षय कुमार की बेटी को भी साइबर बुलिंग हुई है ऑनलाइन, तो बम्बई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जैसे स्मृति मंदाना का भी कुछ दिन पहले हुआ था। फिर एक जो फेवरेट एक्ट्रेस हैं, कुछ नाम उनका नहीं याद आ रहा यार, जो भी है, उनके भी बारे में हुआ था ये, स्मृति मंदाना की कुछ है वो, मतलब यार है कोई, मतलब ये तो क्रिकेटर है, मेरी कौन है जो वो क्रस ब्रस वाला कुछ करके, तो उनका भी हुआ था वीडियो वायरल, तो उन्होंने भी किया था। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है चीज़ों को लेके। फिर उन्होंने कॉल बोला, ये जो एनयू सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जोनाथन हैजेट, उन्होंने क्या बोला है कि राइज इन यूथ एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड द एडवेंट ऑफ फोन बेस्ड सोशल मीडिया ऐप, ठीक है। एवरेज डेली एक टीनेजर्स का जो स्क्रीन टाइम है वो 8 से 10 आवर है, एक्सक्लूडिंग होमवर्क, स्कूल वर्क जो भी दिया था ना उसको छोड़ करके 8 से 10 घंटा टीनेजर सब केवल फ़ोन में लगा रहता है। कितना बड़ी प्रॉब्लम है यार ये। दिस इज नॉट मेनली अ सोशल इशू, टू बी फ्यूचर रेडी इज टू बी अडेप्टेड, थॉटफुल एंड कैपेबल ऑफ डीप वर्क। चिल्ड्रन कंडीशंस टू अ कॉन्स्टेंट डिजिटल स्टिमुलेशन में लूज द पावर फॉर अ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। एट अ सेम टाइम ए चाइल्ड कैन नॉट मीनिंगफुली कंसेंट टू अ सिस्टम डिजाइन टू ओवरराइड सेल्फ कंट्रोल। और ये हो रहा है, बच्चों में इतना चिड़न हो रही है, इतना एंजाइटी हो रहा है, इतना डिप्रेशन हो रहा है। दे आर नॉट लुकिंग फॉर काइंड ऑफ गुड थिंग, नॉट क्रिएटिव थिंकिंग। दे आर लाइक ओके ठीक है, इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, आज कुछ और कर लेते हैं, मतलब वो हमेशा फ़ोन पे, कोई भी बात हो, 4 लोग बैठे हुए, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, नथिंग। क्या चल रहा है यार? पहले कितना सही था सिस्टम, 4 लोग बैठते थे सर्दियों के टाइम पे आग के सामने, मस्त मज़े करते थे यार, गाँव का सीन कितना सही था। पर अब देखो, कोई किसी से सोसाइटी फ्रेगमेंट हो रही, लोग बात नहीं करते, सिर्फ फ़ोन फ़ोन फ़ोन। फ़ोटो क्लिक करके रख लो, अरे फ़ोटो क्या करोगे यार, कब तक फ़ोटो देखोगे भाई? ठीक है यार, लोगों के बीच में जो एक ह्यूमन कनेक्शन होता था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, अभी समझ नहीं आ रहा, बट इन फ्यूचर समझ में आएगा ये। ऑस्ट्रेलिया ने काम किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, सोशल मीडिया बैन कर दिया है 16 से कम वाले बच्चों के लिए। इंडोनेशिया ने भी यही काम किया है, 16 से नीचे बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, ये सब बंद कर। यूरोप कंट्रीज जैसे डेनमार्क हुआ, फ्रांस हुआ, ये भी डिबेट कर रहे हैं एज रिस्ट्रिक्शन लाने के लिए। यूएस में भी ये मूवमेंट, टाइटर मूवमेंट चल रहा है। जैसे इंडिया में भी कुछ स्टेट जैसे कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश ने इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं माइनर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया इज विद ओवर 54% ऑफ इट पॉपुलेशन बिलो एज ऑफ 25 ईयर। इतना अच्छा हमारा डेमोक्रेटिक डिविडेंड है भाई, इसको ख़राब मत करो, फ़ोन को थोड़ा यूज़ कम करो, जो काम कीजिए वो देखो, नहीं काम किया बेफालतू स्क्रॉल मत करो। इंस्टा चलानी है, जब मन करे चलाओ, उसका डीएक्टिवेट करके बंद करके रख दो। नॉट ऑल टाइम यूज इंस्टा, डू समथिंग प्रोडक्टिविटी यार, प्रोडक्ट समथिंग गुड यार, समथिंग रीड, कुछ ना कुछ पढ़ो। ये नहीं कि नोवेल की किताबें उठा के रख ली हैं कि हाँ भाई ये मेरे पास 50-100 किताबें तो मैं बहुत बड़ा पढ़ने वाला बंदा बन गया। नहीं भाई, किताब लेके आओ, किताब लाओ, उसको पढ़ो बैठ करके, सही से समझो क्या लिखा है क्या नहीं। समरी पे डिपेंडेंट मत रहो, जब खुद से पढ़ोगे तब चीज़ें समझ में आती है कि बेटर तरीके से मिली, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पढ़ना चाहिए, सब लोगों को पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अच्छा, फ़ोन में कोई नहीं है, कुछ नहीं है भाई, मानो मेरी बात। हम लोगों ने जैसे यूपीआई का डीजी यात्रा से लेकर डीजी लॉकर तक का सफ़र तय किया है ना, यूपीआई के मामले में इतना अच्छा काम किया है। जैसे हम लोगों का जो डीपीआई है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, तो इतना बढ़िया काम किया। ऐसे ही हमें डिजिटल बैंक भी काम करना चाहिए, सेम लीडरशिप आगे आनी चाहिए और काम करना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। The argument against the regulation often frames such as ban and excessive or impractical, but every major industries from telecom to banking operate with guardrails, ठीक है। Why should big tech to be exceptional, ठीक है। The government must step to working with big tech to input guardrails as they need to take the responsibility।
If a minor are to be protected, platform must be made accountable. Anyone joining social media must show proof of age. This is not stifling innovation but alignment it with social interest. Also the responsibility must be shared. Parents, schools, policy maker एक्शन लेना चाहिए, राइट एक्शन लेना चाहिए, राइट टाइम है ये. डिजिटल लिटरेसी मस्ट इंक्लूड नॉट जस्ट हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी बट हाउ टू रेसिस्ट इट एक्सेस. ये होना चाहिए भाई. ये नहीं कि भाई कैसे चलानी है, कब चलानी है, कब बंद करनी है, पता होना चाहिए. इंसान को पता तो होता है सही क्या है गलत क्या है, बट रुकना कब है ये नहीं पता होता है. क्या सही है क्या गलत दोनों को पता है, पर गलत करते करते उसके रुकना कब है ये नहीं किसी को पता है. वो पता है गलत है, ठीक है. तो वही चीज़ है, सोशल मीडिया में डिजिटल लिटरेसी आना अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन उसको ये पता नहीं कितना यूज़ करना है. बी आवर चिल्ड्रन एज अ चाइल्डहुड लिव्ड इन द मोमेंट, क्यूरियस, ओपन, अनहरीड होना चाहिए, नॉट वन सरेंडर्ड टू अ एल्गोरिथम एपिटीज ऑफ बिग टेक. ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड. ये जो आर्टिकल है वो लिखा चेयरमैन सर ने है जो, तो मिशन गवर्निंग बोर्ड है नेशनल क्वांटम मिशन के, उनके व्यू हैं ये. तो मैंने वो ही आपको पढ़ के बताया इस एग्रीकल्चर के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में. और इससे पहले की जो क्लास थी वो एग्रीकल्चर की थी. ये जस्ट शॉर्ट मैंने आज पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में. और कुछ भी और भी हुआ है फ्री वीज के लिए, कभी और बात करूँगा इसके बारे में. लिमिटेड, हाँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्या है, लिमिटेड कंट्रीज़ है. इंडिया एक ऐसा जहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कंटेंट को एज अ स्किल बेस्ड ऑन द लोकल लॉ रिक्वायरमेंट. सहयोग पोर्टल वर्क एज अ, सहयोग पोर्टल अगर कहीं आ जाना तो याद रखना, सहयोग पोर्टल वर्क एज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर इश्यूइंग टेक डाउन ऑर्डर्स टू इंटरमीडियरीज इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. दिस पोर्टल ऑपरेट अंडर द सेक्शन नंबर 79 थर्ड सबसेक्शन बी ऑफ IT एक्ट 2002 का है, जो कि रिसेंटली चेंज किया गया था. विच हैज़ प्रोविजन टू टेक अवे सेफ हार्बर फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर द नॉन कंप्लाइंस विद द नोटिस. सेफ हार्बर अब इनके लिए अप्लाई नहीं होता इस चीज़ के लिए. सेफ हार्बर क्या है, ये कहते नहीं भाई मैं तो इस क्लॉज में अंदर आती नहीं हूँ. पर ये जो आर्टिकल है ना IT का नया चेंज करके 79 थर्ड सेक्शन बी इसके थ्रू में, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी इनफ्रिंज का कंटेंट आ रहा है, कोई सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट कर देता है इंस्टाग्राम, फेसबुक. तो इंडिया कुछ कंट्री में इसमें आती है, ठीक है. तो इस आर्टिकल के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया है. तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छा सा डिस्कशन लेके आते हैं, फिर बात करते हैं. तो तब तक के लिए अच्छे से रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो, और क्या है मतलब अच्छे से रहो, बस खुश रहो. चलो ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर बाद में. बाय बाय, टाटा.